हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू वे। आज दोस्तों 13 मार्च 2023 और 13 मार्च 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस बैंक ने किसानों को वित्त की सुविधा के लिए केंद्रीय भंडारण निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन है इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीएनबी के द्वारा। जो पंजाब नेशनल बैंक है इन्होंने देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और केंद्रीय भंडारण निगम ने जो इसके तहत एक समझौता किया और इस समझौते पर हस्ताक्षर वो किए हैं। अब इस समझौते का उद्देश्य ये है कि जो सीडब्ल्यूसी गोदाम उनमें संग्रहित जो भी कृषि वस्तुओं की जो प्रतिज्ञा के खिलाफ जो भी किसान है यह व्यापारी है इनको वित्त तक आसान एक पहुंच और प्रदान करना है। जो कृषि है वो देश की एक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और सरकार है वो इस खंड को चलाने वाले जो किसान है उनकी आय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और कृषि आय बढ़ाने की मुख्य बाधाओं में से किसानों के द्वारा एक संकटपूर्ण है वो क्या है, तो वह सबसे संकटपूर्ण है बिक्री। और इस जो समझौते से संबंधित है यह जो केंद्रीय भंडार निगम है उनसे समझे इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। कि भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण है वीडीआरए उन्होंने 2017 में वेब पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीद सिस्टम वो लॉन्च किया था। और वेब पोर्टल है वो गोदाम पंजीकरण नियमों को सरल बनाने, पंजीकरण, निगरानी और निगरानी की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीद है उसके निर्माण और प्रबंधन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और एनडब्ल्यूआर है और ईडीआरए है तो इनके द्वारा अनुमोदित दो रिपोजिटरी के द्वारा डिजिटल रूप से रिकॉर्ड और बनाए रखा जाता है। और केंद्रीय भंडार निगम एक जो सांविधिक निकाय है जिसे भंडारण निगम 2000 भंडार निगम अधिनियम 1962 है इसके तहत स्थापित किया गया था। और इसका उद्देश्य है कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विश्वसनीय, लागत प्रभावी, मूल्य वर्धित, एकीकृत भंडारण और रसद समाधान है ये प्रदान करना है। अब पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। और पंजाब नेशनल बैंक है तो इसकी स्थापना वो 12 अप्रैल 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। और पंजाब नेशनल बैंक है की स्थापना वो लाला लाजपत राय व दयाल सिंह मजीठिया इन्होंने 19 मई 1894 में कोई जो स्थापना के लिए एक प्रस्ताव वो रखा था। और पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि एज गुड एज माई वर्ड है ये नामक एक नई पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, के एम चंद्रशेखर के द्वारा ये लिखी गई है। जो 2007 से लेकर 2010 तक जो कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करने वाले जो के एम चंद्रशेखर है इनके द्वारा ये लिखी गई है एज गुड एज माई वर्ड। और इन्होंने जो अपने अकादमिक करियर और कॉलेज के वर्षों में जो वर्णात्मक विवरण के साथ साथ एक आत्मकथा के रूप में इसको शुरू किया है जो सभी एक मामूली लेकिन एक व्यवस्थित मलयाली घर की दीवारों के अंदर होते हैं। और ये पुस्तक वो यूपीए युग के दौरान जो भारतीय राजनीति और नौकरशाही को पहली पंक्ति में ही जगह प्रदान करती है। और चंद्रशेखर इन्होंने अपनी पुस्तक में यूपीए प्रशासन के सबसे कठिन दौर में से एक दौर का उसका एक गहन अवलोकन किया है। और कई संकटों के माध्यम से भारत को नेविगेट करने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में इस पुस्तक में बात की गई है। अब हाल ही में जो कौन सी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि डॉक्टर जो मनसुख मंडाविया है इन्होंने विश्व पुस्तक मेला 2023 में भारत की जो वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी है इसका अनावरण किया। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है इस नाम की एक नई पुस्तक वो लिखी है। और सी रंगराजन के द्वारा जब फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबी एंड बियॉन्ड नामक की पुस्तक लिखी गई है। और जेपी नड्डा ने जो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स है ये पुस्तक लॉन्च की। और लेखिका मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया।
और चिपको आंदोलन पर आधारित किताब को जो कमला देवी चट्टोपाध्याय है इनके द्वारा NIFA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई नई पुस्तक है विनिंग द इनर बैटल। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा जो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर एक द्विवेदी की जो पुस्तक है ह्यूमन एनाटॉमी इसका विमोचन वो किया गया है। अब जो मिशेल ओबामा है उनके द्वारा लिखी गई है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक ये पुस्तक। और ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक का विमोचन किया गया। और ब्रिटिश इतिहासकार साइमन सेबाक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक की पुस्तक है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा वो खोली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये कोलंबिया में खोली गई है। जो कोलंबिया है इन्होंने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है। और फरवरी के महीने में कोलंबिया की सेना इन्होंने 1296 महिलाओं की बैच को भर्ती किया। और कोलंबिया में लंबे समय से तो 18 से लेकर 24 वर्ष की आयु के जो पुरुष है उनके लिए जो अनिवार्य सैन्य सेवा वो की है। और सैन्य स्टाफ देश बुनियादी ढांचे की रक्षा और प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए जो युवा रंगरूट है उन पर बहुत ही अधिक निर्भर रहती है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं सेना से उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि कोलंबिया की सेना में लगभग 2 लाख सैनिक है और लगभग 1% इसमें महिलाएं हैं जो अब तक सैन्य विश्वविद्यालयों में भाग लेने या प्रशासनिक नौकरी के लिए आवेदन करने के बाद शामिल हुई थी। और हर साल जो दक्षिण अमेरिकी जो देश है वो 12 महीने में अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा के लिए सशस्त्र बलों में लगभग 50,000 पुरुषों का एक मसौदा वो तैयार करता है। अब कोलंबिया देश है तो कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और कोलंबिया की राजधानी है बोगाटा। और इसके जो पड़ोसी देश हैं जैसे वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू, पनामा है वो इसके पड़ोसी देश हैं। और जो कोलंबिया है तो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं गुस्ताव पेट्रो और उपराष्ट्रपति हैं वो है फ्रांस मार्केज। और यहाँ की मुद्रा है वो है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस देश ने रामचंद्र पौडेल इनको अपना अगला राष्ट्रपति वो चुना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल देश ने। तो रामचंद्र पौडेल इनको नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने के लिए चुना। और नेपाली जो चुनाव आयोग है इनके अनुसार इनको जो 33,800 इलेक्ट्रिकल जो वोट वो मिले हैं 33,000। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे सुभाष चंद्र इनको 15,500 वोट मिले हैं। और रामचंद्र पौडेल इनको प्रांतीय विधानसभाओं में तो 352 सदस्य और संसद के 214 वोट है वो इनको मिले हैं। अब जो रामचंद्र पौडेल है और इनसे संबंधित और नेपाल से इंपोर्टेंट बिंदु दोनों पर एक नजर डाल लेते हैं कि नेपाल के राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जो रामचंद्र पौडेल ये कार्य कर चुके हैं। और इन्होंने 2005 से लेकर 2007 तक महासचिव के रूप में और 2007 से लेकर 2015 तक उपाध्यक्ष के रूप में और 1980 से 2005 तक नेपाली कांग्रेस तनहु जिला समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष के पदों पर भी इन्होंने कार्य वो किया है। और रामचंद्र पौडेल इन्होंने दिसंबर 1994 से मार्च 1999 है इस तक स्पीकर, मई 1991 से मई 1992 तक स्थानीय विकास मंत्री और मई 1992 से लेकर मई 1991 वहां तक कृषि मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य वो किया है। और नेपाल में शाह वंश ने नेपाल राज्य का निर्माण वो किया था। और नेपाल तो नेपाल दक्षिण एशिया गोलार्ध में स्थित एक देश है इसको आप मैप में देख सकते हो। और नेपाल के पड़ोसी देश हैं जैसे चीन है, तिब्बत है और भारत है इसके पड़ोसी हैं। और नेपाल की जो प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम वो है पुष्प कमल दहल। और यहाँ की राजधानी है काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि केंद्र ने नेफ्ट और एनसीसीएफ को किस उत्पाद की खरीद के लिए बाजार में तत्काल हस्तक्षेप करने का निर्देश वो दिया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है लाल प्याज। तो केंद्र ने नेफ्ट और भारतीय जो राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड है एनसीसीएफ इनको लाल प्याज की खरीद के लिए बाजार में जो भी हस्तक्षेप करने का निर्देश वो दिया है। और मंदी के मौसम में जो आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रखने के लिए जो बफर के रूप में प्याज की खरीद और भंडारण के लिए जो मूल्य स्थिरीकरण कोष है उसकी स्थापना वो भी की गई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि ट्रोपेक्स 2023 है
ये किस देश के द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत देश। जो भारतीय नौसेना इनका एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है ट्रोपिक्स 2023, और ये हिंद महासागर क्षेत्र में अरब सागर में संपन्न हुआ है। अब ट्रोपिक्स है तो ट्रोपिक्स की फुल फॉर्म है फॉर्म थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, और ट्रोपिक्स अभ्यास है तो इसे संबंधित इंपॉर्टेंट बिंदु है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। ये ट्रोपिक्स है वो शांति काल से शत्रुता तक नौसेना के जो संक्रमण का परीक्षण करने के लिए कई चरणों में आयोजित किया जा रहा है। और पहले चरण में भारतीय नौसेना ने 12-13 जनवरी 2021 को भारत के जो पूरे समुद्र तट है और द्वीप क्षेत्रों के साथ तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल इसका आयोजित वो किया था। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, तट रक्षक बल और 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो समुद्री पुलिस के साथ साथ समुद्री क्षेत्र में अन्य हितधारकों की जो बड़े पैमाने पर भागीदारी वो देखी गई है। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सहित जो हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थापित है अभ्यास वो लगभग 4300 समुद्री मील उत्तर से दक्षिण तक 35 डिग्री दक्षिण और फारस की खाड़ी से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट तक 5000 समुद्री मील तक फैला हुआ है, तो लगभग 21 मिलियन वर्ग समुद्री मील से भी अधिक तक वो फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस देश ने इलीगल मिग्रेशन बिल वो पेश किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूके के द्वारा पेश किया गया। तो ब्रिटेन है, इन्होंने जो इलीगल मिग्रेशन बिल है जो प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन के ऋषि सुनक इनके द्वारा पेश किया गया, और इसका उद्देश्य है कि जो हजारों प्रवासी हैं उनको छोटी नावों पर इंग्लिश चैनल पार करने से रोककर अवैध प्रवासन के मुद्दे से निपटना। और ये बिल है वो यूके सरकार को कुछ अपवाद के साथ साथ अवैध रूप से भी देश में आने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने और निर्वासित करने का अधिकार वो देता है। और ये ब्रिटिश संसद को देश में जो अनुमत अप्रवासी हैं उनकी संख्या पर एक कोटा निर्धारित करने की अनुमति है वो भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में पहली बार माइम्यूसेमिया सिलोनिका है वो दुर्लभ पतंगे की प्रजाति को किस राज्य में देखा गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में ये देखा गया। जो शोधकर्ता इन्होंने 127 वर्षों के बाद जो तमिलनाडु में कक्कड़मत जो मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व है इसमें भारत में पहली बार माइम्यूसेमिया सिलोनिका वो दुर्लभ कीट की प्रजाति देखी, और ये आखिरी बार 127 साल पहले श्रीलंका में दर्ज की गई थी, और ये पहली बार है जब भारत में इस कीट की प्रजाति को रिकॉर्ड किया गया है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बिंदु है तमिलनाडु से संबंधित उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि तमिलनाडु तो ये भारत का दक्षिणी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। और तमिलनाडु की जो बोले जाने वाली राज्य भाषा वो है तमिल, और तमिलनाडु के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि, और तमिलनाडु में टोटल जिले हैं 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 21 संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये पेश किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WMO के द्वारा ये पेश किया गया है। जो WMO है जिसकी फुल फॉर्म है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इन्होंने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पेश किया है, और इसका उद्देश्य है कि ग्रीन हाउस गैसों की जो मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग है वो प्रदान करना है। अब इस WMO से संबंधित इंपॉर्टेंट बिंदु उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन है ये 192 सदस्यों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है, और भारत है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का ये एक सदस्य है, और इसकी उत्पत्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन है IMO उनसे हुई है, जिसे वर्ष 1873 के वियन्ना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद स्थापित वो किया गया था। और 23 मार्च 1950 को WMO है वो कन्वेंशन के अनुसमर्थन के द्वारा स्थापित है। WMO मौसम विज्ञान और मौसम और जलवायु है इसमें परिचालन, जल विज्ञान तथा इससे संबंधित जो भूभौतिकीय विज्ञान हेतु संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है वो बन गई है। और WMO का जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल में वैकेंसी में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण छूट देने की घोषणा वो की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10%। जो पूर्व के अग्निवीर हैं इनको BSF में 10% आरक्षण मिलेगा।
और ये जो आरक्षण है इसमें इस योजना को जो केंद्रीय गृह मंत्रालय इन्होंने बीएसएफ में जो वैकेंसी में पूर्व जो अग्निवीर है उनको ये छूट दी जाएगी, और इसके लिए जो आयु सीमा में छूट के साथ 10% आरक्षण है उसको देने की घोषणा वो की है। और इसमें जो पिछले 14 जून को सेना, नौसेना और वायुसेना में जो 17 साल से लेके 21 वर्ष की उम्र के युवाओं की जो भर्ती है उसमें अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। और ये एक 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है, और योजना के तहत जो भर्ती होने वाले अग्निवीर हैं वो इनके नाम से जाना जाएगा। और 4 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद हर बैच से लगभग 25% की भर्तियों को रेगुलर सर्विस में परमानेंट वो किया जाएगा। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय इन्होंने सीमा सुरक्षा बल में वैकेंसी में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की छूट की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि डॉक्टर मानिक साह ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा राज्य के। जो डॉक्टर मानिक साह है इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ वो ग्रहण की। और विधानसभा चुनाव में जो भाजपा है इन्होंने 32 सीटें हैं वो जीती है। और इसके जो एक देववर्मा की अध्यक्षता वाली एक क्षेत्रीय पार्टी है टिपरामोद था, ये 13 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर उभरी है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।